गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और फ्रेंड्स इस चैनल पर हमारी एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही थी जिसके अंदर से 7 पेपर हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और फ्रेंड्स ये वाले वो एग्ज़ाम हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट कोरोना से जस्ट पहले फरवरी और मार्च 2020 में ऑनलाइन लिए गए थे। जो आज हम पेपर करने वाले हैं उसकी एडवर्टीजमेंट नंबर है 11/2019, कैटेगरी नंबर 13, लोअर डिविजनल क्लर्क फील्ड कैडर का एग्ज़ाम था। दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंडर पोस्ट थी और दोस्तों आफ्टरनून सेशन का एग्ज़ाम था। मॉर्निंग का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर हम किए जो हैं हमने पहले के 7 पेपर सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज़रूर देखिए। आज वाला जो है आफ्टरनून सेशन का है, कैटेगरी नंबर 13 है और फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम हुआ था 29 फरवरी 2020 को। कब हुआ? 29 फरवरी 2020 को हुआ था। मॉर्निंग सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो आपको लगभग आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से दिए जाते हैं। जो आज के पेपर के क्वेश्चन हैं उसमें स्टार्टिंग में हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। फ्रेंड्स हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा है और शब्द हमें दिया है खग। ऑप्शन हमें दिए हैं कुटिल, पंछी, स्तूप और देव नदी। तो दोस्तों खग होता है पक्षी या फिर पंछी। क्या होता है खग? खग, पक्षी, पंछी। ये सारे के सारे सिनोनियम हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे भी पूछा जा सकता है, खग को आप पक्षी भी बोल सकते हो, पंछी भी बोल सकते हो। और खग का ना ही तो कुटिल से कोई लेना देना है, ना स्तूप होता है और ना ही देव नदी होता है। तो खग का जो राइट पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंछी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा है और हमें शब्द दिया है निशीथ। ऑप्शन दिए हैं अनिल, रजनी, प्राची और प्रेम। तो फ्रेंड्स निशीथ, निशा, रजनी, रात, ये सारे के सारे पर्यायवाची होते हैं। क्या क्या होते हैं निशीथ के? निशीथ को निशा, रात, रजनी, ये सारे के सारे निशीथ के पर्यायवाची हैं। चाहे रात कहिए, निशा कहिए, रजनी कहिए। जबकि अनिल, प्राची और प्रेम ये निशीथ के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो जो निशीथ का राइट पर्यायवाची है वो है ऑप्शन बी, रजनी। नेक्स्ट में भी हमसे पर्यायवाची शब्द ही पूछा है और हमें शब्द दिया है सुभर। सुभर का हमसे पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो फ्रेंड्स धवल, व्याल, सर्प और सिंह, ये हमें ऑप्शन दिए हैं। तो शुभ्र क्या होता है? शुभ्र हम सफ़ेद रंग के लिए यूज करते हैं। शुभ्र होता है श्वेत बोलो या फिर धवल बोलो या फिर सफ़ेद बोल सकते हो। शुभ्र, श्वेत, सफ़ेद या फिर धवल सारे के सारे पर्यायवाची हैं। शुभ्र का ना व्याल हो सकता है, ना सर्प हो सकता है और ना ही सिंह हो सकता है। तो शुभ्र का जो राइट पर्यायवाची होगा वो होगा धवल। दूसरे भी ध्यान रखिए, शुभ्र को आप श्वेत भी बोल सकते हो, सफ़ेद भी बोल सकते हो और धवल भी बोला जाता है। जो सफ़ेद रंग होता है वो शुभ्र बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। फ्रेंड्स हमसे विलोम शब्द पूछा है और शब्द हमें दिया है विघटन, संघटन, अवघटन, उपघटन या फिर सुघटन। तो विघटन का जो विपरीतार्थक होगा वो होगा ऑप्शन ए, संगठन, संगठन, संगठन। विघटन का जो विपरीतार्थक है, विलोम है, जो उल्टा शब्द है वो होगा संगठन। ना तो अवघटन होगा, ना उपघटन होगा और ना ही सुघटन होगा। विघटन का विपरीतार्थक होगा संगठन, जो ऑप्शन ए है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए।
फ्रेंड्स, हमसे मुहावरा पूछा है और दिया है हमें सिर चढ़ाना। ये तो बहुत ही कॉमन सा है। ऑप्शन हमें दिए हैं बकवास करना, गुस्ताख करना, आत्मसमर्पण करना या फिर प्रयत्न करना। तो फ्रेंड्स, सिर चढ़ाना एक नॉर्मल लैंग्वेज का मुहावरा है। जैसे बहन भाइयों में अगर माँ बाप किसी एक की थोड़ी सी फेवर कर लें तो आप यही कहते हो कि आपने इसको सिर चढ़ा रखा है। आपकी लाइफ में आपने बहुत बार इस शब्द को बोला होगा। तो सिर चढ़ाना अगर उसको मुहावरे के तौर पर देखा जाए तो उसका अर्थ होता है गुस्ताख करना। ऑप्शन बी क्या होगा? सिर चढ़ाना, गुस्ताख करना। सिर चढ़ाने का ना बकवास करना होता है, ना आत्मसमर्पण करना होता और ना ही प्रयत्न करना होता है। सिर चढ़ाना होता है, उसको बोलते हैं गुस्ताख करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना है? असंभव, इम्पॉसिबल। ऑप्शन हमें दिए हैं बालू से तेल निकालना, पानी से घी निकालना, खरगोश के सींग निकालना या फिर ये सभी के सभी। तो क्या दोस्तों आप ये सारे के सारे काम कर सकते हो? वैसे तो हरियाणा वाले कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन ना ही तो बालू से तेल निकल सकता है, ना पानी से घी निकलता है और ना ही कभी खरगोश के सिर पर सींग होते हैं। क्या किसी ने देखे हैं खरगोश के सिर पर सींग? अगर किसी ने देखे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये सारे के सारे इसका आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ना ही तो बालू से कभी तेल निकलता है। बालू होता है मिट्टी, बालू रेत, सुना होगा ना, टिब्बे के अंदर से कभी आपने देखा तेल निकलते हुए? ना ही पानी से घी निकलता है और ना खरगोश के सिर पे कभी सींग आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का एक वचन रूप चुनिए। एक वचन पूछा है हमसे, बहुवचन दिया गया है। हमें दिया है सामग्री या फिर सामान के लिए जो शब्द यूज करते हैं, सामग्री दिया है। ऑप्शन ए सामग्र, ऑप्शन बी सामग्र, ऑप्शन सी सामग्री जिसके अंदर छोटी ई की मात्रा लगाई गई है, और ऑप्शन डी है सामग्री जो ऑलरेडी हमारा शब्द पहले से था। तो दोस्तों सामग्री का एक वचन और बहुवचन दोनों सेम होते हैं। वो सामग्री है वो एक वचन में भी एक ही वह सामग्री ही रहेगा और बहुवचन के अंदर भी उसको आप सामग्री ही बोलोगे। जब भी एक वचन बहुवचन आए तो बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप उसको अपने वाक्य के अंदर प्रयोग करके देखिए। वाक्य के अंदर प्रयोग करके देखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। तो सामग्री को क्या बोला जाता है? यही कहते हैं ना, जाके सामग्री ले आओ, सामान ले आओ। तो सामग्री एक वचन में भी यही होती है और बहुवचन में भी सामग्री ही बोला जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। हमें शब्द दिया है लकड़ी, एक वचन बहुवचन पूछा है। लकड़ी का हमें बहुवचन बनाना है। ऑप्शन ए लकड़ियाँ, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी है लकड़ियाँ और ऑप्शन डी लकड़ियाँ। देखो दोस्तों, आपको मात्रा ज्ञान हिंदी के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक के अंदर छोटी ई की मात्रा दी गई है और दूसरे के अंदर बड़ी ई की मात्रा दी गई है, लेकिन राइट है ऑप्शन ए जिसके अंदर हमें छोटी ई की मात्रा दी गई है। लकड़ी का क्या होगा? लकड़ियाँ, ऑप्शन ए। देखो वैसे तो ऑप्शन सी में भी लकड़ियाँ दिया है लेकिन वहाँ पर मात्रा गलत है। लकड़ी का राइट होगा ऑप्शन ए लकड़ियाँ। बी लकड़ी, ऑप्शन सी वाला भी सही नहीं है और ऑप्शन डी वाला भी सही नहीं है। तो लकड़ी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लकड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए। देखो कितने एक वचन बहुवचन, कितने सारे आपसे मुहावरे पूछे गए और हमें शब्द दिया है आंसू, और आंसू का हमें बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए आंस, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी आंसू और ऑप्शन डी आंसुओं। तो दोस्तों देखना, आंसू आपने कभी सुना है कि उसका आंसू आ गया? तो आंसू आ गए ही यूज होता है क्योंकि आंसू एक वचन में भी वही है और आंसू बहुवचन के अंदर भी है। कम से कम अगर किसी को आंसू आता है तो एक आंख से तो निकलता नहीं, वो दो आंखों से तो जरूर निकलता होगा। तो आंसू एक वचन में भी यही होगा और आंसू बहुवचन में भी यही होगा। लेकिन मात्रा का ध्यान रखना, ये देखो जो आंसू की मात्रा आपको वहाँ पर दी गई है वही आपके ऑप्शन बी में है।
कौन सा होता है ये, शायद बड़े ऊ की मात्रा होती है, ज़्यादा तो नहीं पता, बट फ्रेंड्स ध्यान रखना मात्रा का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। बड़े ऊ की मात्रा है आंसू और वही है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आंसू। ना ही तो आंस ठीक होगा, ना ऑप्शन सी छोटे ऊ की मात्रा लगा देगी आंसू, ये भी गलत है, और ऑप्शन डी आंसुओं भी गलत है। तो आंसू का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन बी आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का बहुवचन रूप चुनिए, और शब्द हमें दिया है पक्षी। पक्षी के लिए हमें ऑप्शन दिए हैं पक्षी, पक्षियाँ, पक्षी वृंद और पक्षी गण। देखिए फ्रेंड्स, जो गण वर्ड होता है वो इंसानों के लिए यूज किया जाता है। पक्षी का पक्षी भी नहीं होगा, पक्षियाँ भी नहीं होगा। पक्षी का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन सी पक्षी वृंद। क्या होगा? पक्षी वृंद, क्योंकि गण है, इंसानों के लिए यूज होता है, पक्षियों के लिए जो यूज किया गया है वो है पक्षी वृंद। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए, अकेले हिंदी के 10 क्वेश्चन आ गए तो किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में लेकर नहीं चल सकते। हर सब्जेक्ट को आप बराबर वेटेज दोगे, बराबर से अच्छे से तैयारी करके चलोगे। किसी सब्जेक्ट को भी आसान या मुश्किल करके चलोगे तो आप दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर आ जाएँ, उस सब्जेक्ट के आपके सारे नंबर चले जाएँ तो फाइनल सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, हरियाणा में नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी लगना है, तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देनी पड़ेगी। जो जितने नंबर का आता है उसको कम से कम उतने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम टेबल में डिवाइड कीजिए। हर सब्जेक्ट को जब टाइम दोगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे इंग्लिश का क्वेश्चन आया है। फर्स्ट जो इंग्लिश का क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है वो हमें दिया है, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। समानार्थी शब्द पूछा है, सिनोनियम पूछा है, और हमें शब्द जो दिया है, वर्ड जो दिया है वो है कॉन्टेंटियस। स्पेलिंग देखिए, CONTENTIOUS। कॉन्टेंटियस वर्ड दिया है। तो सबसे पहले तो आप जिसका भी सिनोनियम या एंटोनियम करना आता है, इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बच्चों को उसी का मीनिंग नहीं पता होता। तो कॉन्टेंटियस का जो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, वो होता है विवादास्पद या विवादग्रस्त, जिस पर कोई ना कोई विवाद चल रहा हो, वो होता है कॉन्टेंटियस। क्या होगा उसका मीनिंग? विवादास्पद या विवादग्रस्त। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। हमसे सिनोनियम पूछा है पीसएबल। पीसएबल क्या होता है फ्रेंड्स? पीस अर्थात शांति। जो शांति के लायक है वहाँ विवाद हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। पीसएबल, पीस अर्थात शांति, पीस के जो लायक है वहाँ विवाद का कोई लेना देना नहीं है। हमें तो विवादास्पद या कॉन्टेंटियस का सिनोनियम बताना है। ऑप्शन बी है फ्रेंड कॉन्टेंट। कॉन्टेंट होता है स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड, अर्थात आप कहते हो किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आप जब कंटेंट की बात कर रहे हो वो क्या होता है? स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक। कहीं कॉन्टेंटियस को देखकर कॉन्टेंट के साथ मत चले जाना। कॉन्टेंट होता है, कंटेंट बोलो या कॉन्टेंट आप बोल सकते हो, तो वो होता है स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक। ऑप्शन सी आपको दिया है कंट्रोवर्शियल, जो बहुत ही कॉमन वर्ड है। आई थिंक तो सभी बच्चों का ये ठीक ही रहा होगा। हो सकता है जिसको कॉन्टेंटियस का मीनिंग ना आता हो उसका गलत हो गया होगा। तो कंट्रोवर्शियल भी क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है विवादास्पद। कंट्रोवर्सी आपने बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, कंट्रोवर्सी अर्थात कहीं ना कहीं उनके बीच में विवाद है। तो जो कंट्रोवर्शियल होता है वो क्या होता है? विवादास्पद ही होता है। तो कॉन्टेंटियस का जो राइट सिनोनियम होगा वो होगा ऑप्शन सी कंट्रोवर्शियल। ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ऑप्शन डी हमें दिया है कालम या फिर काम, जिसको बोलते हैं वो होता है, यहाँ पर एल साइलेंट होता है। तो काम जो होता है वो होता है शांत रहने वाला, अर्थात ना जो किसी को परेशान करे ना खुद परेशान होए, जो बिल्कुल शांत दिमाग वाले होते हैं उनको काम बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बी डी इसके राइट आंसर नहीं है। पीसेबल अर्थात शांति के लायक, कंटेंट होता है स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड, और काम होता है शांति प्रिय या शांत। तो कंट्रोवर्शियल होगा कॉन्टेंटियस का राइट आंसर। जो कॉन्टेंटियस था उसका क्या था? विवादास्पद या फिर विवादग्रस्त, और वही होता है कंट्रोवर्शियल जिसका मीनिंग है विवादास्पद। तो जो राइट सिनोनियम होगा कंटेंटियस का वो होगा कंट्रोवर्शियल।
नेक्स्ट में भी हमसे सिनोनियम पूछा है, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर द वर्ड गिवन बिलो, और हमें जो वर्ड दिया है फ्रेंड्स वो है कॉन्वुलेट। सबसे पहले फिर वही बात, आपको उसका वर्ड जो दिया है उसका मीनिंग आना चाहिए। स्पेलिंग देखिए, CONVOLUTE। तो कॉन्वुलेट का जो राइट मीनिंग होगा वो होता है पेचदार, कुंडलित या फिर मुड़ा हुआ। क्या होता है कॉन्वुलेट? पेचदार, कुंडलित या फिर मुड़ा हुआ। जो मुड़ा हुआ है, पेचदार है, कुंडलित है, वो होता है कॉन्वुलेट। आइए ऑप्शन देखते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, देखो कॉन्वुलेट तो मुड़ा हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सीधा होता है, जो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्लियर, ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कंट्रोल्ड, नियंत्रण में, ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंट्रोल है वो तो मुड़ा हुआ होगा नहीं, पेचदार होगा नहीं। कुंडलित जो होता है थोड़ा घुमावदार, जिसको आप बोल सकते हैं कंट्रोल्ड में है, वो तो घुमावदार का नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है हमें कॉम्प्लिकेटेड, जो बिल्कुल इसका राइट सिनोनियम है। कॉम्प्लिकेटेड भी क्या होता है? उलझा हुआ। कॉम्प्लिकेटेड उसी को बोलते हैं ना, कई केस को बोलते हैं ये केस तो उलझा हुआ है, जिसका हमें रहस्य नहीं पता। कई इंसान तो आप बोलते हो, कोई फ्रेंड आपका होता हो जो थोड़ा अपने आप की दुनिया में रहता हो कि उसकी लाइफ तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, घुमाव फिराव वाली हो, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। वो जो राइट सिनोनियम होगा कॉन्वुलेट का। फ्रेंड्स, इंग्लिश करते हुए आप थोड़ा सा ऑप्शन के ऊपर ध्यान देखा करो। थोड़ा सा राइट, लगभग 90% में ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन, जो 3 वो होते हैं बिल्कुल एक टाइप के होते हैं, और जो 4th आंसर जो होता है वो उनसे डिफरेंट होता है। देखिए, अगर आपको कॉन्वुलेट का मीनिंग ना भी आता हो तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड का तो बहुत कॉमन सी बात है, कंट्रोल्ड का भी आता होगा और क्लियर का भी आता होगा। तो कॉन्वुलेट का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कॉम्प्लिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसके अंदर हमसे एंटोनियम पूछा है, विपरीतार्थक पूछा है, और हमें वर्ड दिया है वनरियस। वनरियस की स्पेलिंग देखिए, ONEROUS, वनरियस, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स कठिन या फिर प्रयत्न साध्य, या फिर जिसको मुश्किल से किया जाने वाला काम है। क्या होता है वनरियस? जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है, या फिर जिसको आप आसानी से नहीं पा सकते, प्रयत्न करके ही जिसको आप पा सकते हो, जिसको आप प्रयत्न साध्य बोलते हो। क्या क्या मीनिंग है वनरियस? मुश्किल, कठिन या फिर प्रयत्न साध्य। ऑप्शन देखिए, ओप्रेसिव, जो अत्याचारी या फिर दमनकारी के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी ईजी गोइंग, जो बिल्कुल आसानी से हो जाए। ऑप्शन सी ओवर पावरिंग, अर्थात अत्यंत शक्तिशाली, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ओवर पावर में है। और ऑप्शन डी है फ्रेंड एक्सीजेंट, जिसका अर्थात क्राइंग नीड या फिर अर्जेंट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। एक्सीजेंट क्या होता है? जो ऑप्शन डी है एक्सीजेंट होता है क्राइंग, रोने के लिए, नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरत के लिए, या फिर बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन में एक्सीजेंट वर्ड का यूज किया जाता है। ओवर पावरिंग होता है अत्यंत शक्तिशाली, और ऑप्शन ए जो है ओप्रेसिव, वो होता है अत्याचारी या फिर दमनकारी, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में हिटलर भी बोल सकते हो, क्योंकि हिटलर उसी चीज़ के लिए, वो अपनी दमनकारी नीतियों के लिए फेमस हुए थे, तो उनको ओप्रेसिव किंग भी बोला जाता है। लेकिन जो हमें वर्ड दिया था वनरियस, कठिन, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ईजी गोइंग, क्योंकि यहाँ पर हमें एंटोनियम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। वनरियस जो मुश्किल से प्रयास करके ही जिसको आप कर सकते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिसके लिए। और ऑप्शन बी है ईजी गोइंग, अर्थात आसानी से जाने वाला, या फिर जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कम से कम इंग्लिश के लिए दोस्तों पूरी वीडियो अगर आप रिपीट ना कर सको तो इंग्लिश के पोर्शन को तो बैक करके ज़रूर एक बार उसी टाइम देख लिया करो। साथ के साथ कोशिश करो कि आप लिख के देख लो। अगर आप लिख के देख लेते हो तो साथ के साथ आपके माइंड में सेट हो जाता है। अगर आप नहीं कोशिश करोगे तो देखो दूसरा तो आपके लिए कोई करेगा नहीं, करना तो आप सबको खुद ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर भी हमसे एंटोनियम विपरीतार्थक ही पूछा है, और हमें शब्द दिया है, वर्ड जो है हमारे पास वो है एडवर्सिटी।
तो एडवर्सिटी का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एडवर्सिटी होता है कोई मुसीबत, विपत्ति या फिर दुर्भाग्य। क्या होता है? एडवर्स कंडीशन आप बोलते हैं, बहुत बार सुना होगा कि बड़ी ही एडवर्स कंडीशन चल रही है। अभी तो हाल फिलहाल HSSC थोड़ा सा जाग गई है। 2-4 दिन पहले तक सभी बच्चे यही कह रहे थे कि सभी बेरोजगारों की हरियाणा में बहुत ही एडवर्स कंडीशन है, बहुत ही बेकार वाली जो होती है विपत्ति, दुर्भाग्य या फिर जो मुश्किल होता है उसके लिए। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एफिसिएशन, और फिर एफिसिएशन जो होता है यातना के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी एडवर्टाइज, जो विज्ञापन या फिर विज्ञप्ति जिसको आप बोल सकते हो। और ऑप्शन सी कंटेनमेंट। दोस्तों ये तो कोरोना में जिस अनपढ़ को भी याद हो गया कि वो कंटेनमेंट जोन में है, सभी को पता चल गया ना। जो वर्ड किसी ने नहीं सिखाए थे वो कोरोना ने सिखा दिए। ये तो आपके देखो नॉर्मल लाइफ का वर्ड बन चुका है कंटेनमेंट जोन, अर्थात वहाँ पर शांति रहेगी, कोई शोर शराबा नहीं करेगा। तो कंटेनमेंट क्या होता है? क्वाइटनेस या फिर सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन या फिर शांति के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्शन डी होता है एडामेंट, अर्थात कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आप अपनी राय बदलना ना चाहो, या फिर नॉट विलिंग टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग या अबाउट एनीवन, या फिर किसी के बारे में आपका जो राय है वो ना बदलती हो। तो हमें एडवर्सिटी दिया था, तो एडवर्सिटी क्या था? विपत्ति, दुर्भाग्य या फिर कठिनाई जिसको बोलते हैं, एडवर्स कंडीशन जिसको बोलते हैं। उसका एंटोनियम जो होगा वो होगा कंटेंटमेंट, अर्थात बिल्कुल शांति से जीने वाला। देखो एडवर्स जो कंडीशन होती है बहुत मुश्किल भरी होगी, जहाँ बहुत शोर शराबा भी बोल सकते हो, विपत्ति बोल सकते हो, दुर्भाग्य बोल सकते हो। और एक कंटेंटमेंट क्या होता है? जहाँ बिल्कुल पीसफुल लाइफ होती है, क्वाइटनेस होती है। उसको कोरोना वाली लैंग्वेज में मत ले जाना। कोरोना में तो कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बड़ी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन नॉर्मल जो कंटेंटमेंट होता है वहाँ होती है क्वाइटनेस या फिर सेटिस्फैक्ट्री लाइफ। तो एडवर्सिटी का जो एंटोनियम होगा वो होगा ऑप्शन सी कंटेंटमेंट। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए मैंने एल नहीं देखा था बीच में, ये स्पेलिंग है एफ्लिक्शन की। एफ्लिक्शन जिसका मीनिंग है यातना देना या फिर परेशान करना। एफ्लिक्शन जिसका मीनिंग है यातना देना या फिर परेशान करना। एडवर्टाइजमेंट था विज्ञप्ति देना या फिर विज्ञापन, जैसे आप पता है एडवर्टाइजमेंट जो HSSC की आती हैं, अब तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर था हमारा एडवर्सिटी का, वो था कंटेंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन बिलो इडियम। हमसे इडियम पूछा है और वो दिया है हमें लास्ट रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट अर्थात कोई ऐसी जगह जहाँ पर आप लास्ट ही पहुँच सकते हो, बिल्कुल आपके पास उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। और जिसकी लास्ट रिसोर्ट की आप हिंदी अगर करके देखो वो होगी अंतिम उपाय। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है आपके लिए। लास्ट रिसोर्ट उसी को बोला जाता है कि इससे आगे आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल अंतिम उपाय है। ऑप्शन हमें दिए हैं डेस्टिनेशन, क्लाइमैक्स, फाइनल या फिर नॉट डिजायरेबल। डेस्टिनेशन एक अकॉर्डिंग आ सकता था, लेकिन दूसरे ऑप्शन भी देखने जरूरी है। क्लाइमैक्स इसका नहीं हो सकता, नॉट डिजायरेबल भी नहीं हो सकता, इसका होता है फाइनल ऑप्शन सी। देखो ए और सी में दोनों में सोचना पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर इडियम के अकॉर्डिंग देखा जाए वो होता है बिल्कुल फाइनल। डेस्टिनेशन हो सकता था लेकिन यहाँ पर यूज नहीं होगा। लास्ट रिसोर्ट यहाँ पर दिया है जिसकी हिंदी होती है अंतिम उपाय, तो अंतिम को हिंदी में आप क्या बोलते हो वही बोलोगे ना, फाइनल। ऑप्शन सी लास्ट रिसोर्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द बिलो इडियम। फिर से एक इडियम दिया है और ऑप्शन जो हमें दिया है वो है गेट डक्स इन ए रो। डक्स क्या होती है? बत्तख। बत्तख को एक लाइन में लगा देना, क्या पॉसिबल है? देखा आपने बत्तखों को लाइन में चलते हुए? यस, बिल्कुल चलती हैं वो। ऑप्शन ए जंबल जो उलझा हुआ होता है। ऑप्शन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड जो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज को क्या बोलेंगे आप हिंदी में, जो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्थात बहुत ही संयमित या संतुलित जिसको आप बोल सकते हो। ऑप्शन सी अनकोऑर्डिनेटेड जो इसका उल्टा हो गया। और ऑप्शन डी है हेलर स्कैटर जो अस्त व्यस्त होता है।
ऑप्शन डी क्या है, हेलर एंड स्कैटर, जो एक मुहावरा ये होता है लेकिन हेलर एंड स्कैटर है यहाँ पर एस्ट वेस्ट हमें बताना है। गेट डक्स इन ए रो अर्थात वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑप्शन बी है, बहुत ही संयमित या संतुलित या फिर बहुत ही एक प्रॉपर वे में जिसको आप बोल सकते हो वो होती हैं गेट डक्स इन ए रो, अर्थात जब बत्तखें भी एक लाइन में चल सकती हैं, जिसका मतलब है बहुत ही प्रॉपर वे में अर्थात वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमें वो सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ऑप्शन ए देखिए, पद्मा could convince anyone as she had the gift of grabbing। गैबिंग है, देखो दोस्तों ध्यान रखना गैबिंग वर्ड है। पद्मा could convince anyone as she had the gift of दिया है, जो नहीं आना चाहिए गिफ्ट ऑफ गैबिंग। ऑप्शन देखिए बी देखिए, पद्मा could convince anyone as she had the gift of the giving। यहाँ पर ऑफ के साथ द भी लगा दिया, जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। ऑप्शन सी देखिए, पद्मा could convince anyone as she had the, ऊपर के कंप्लीट सेंटेंस पूरा वोकाबो दिया है, सिर्फ लास्ट के अंदर आकर चेंज किया है। ऑप्शन सी क्या था, पद्मा could convince anyone as she had the gift of the gap। देखो ऑफ के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर ओ डबल एफ लगाया गया है, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। पहले वाला ओ एफ सिर्फ सिंपल ऑफ था जो नहीं आना था, उसके बाद ऑफ दा लगा दिया गया जो भी गलत था, अब यहाँ पर ओ डबल एफ लगा दिया ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन जो हमें दिया है फ्रेंड्स वो है, पद्मा कुड कन्विंस एनीवन एज शी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैप। यहाँ पर गैबिंग नहीं आता, गैप होता है बुदबुदाहट, अर्थात किसी के मन को छेड़ने वाला, अर्थात उसकी आवाज़ में ऐसा है वो किसी को भी कन्विंस कर सकती है, क्योंकि जो उसको भगवान ने जो उसको गिफ्ट दिया है गैब कर सकती है, अर्थात वो मंत्रमुग्ध कर सकती है, बुदबुदा सकती है किसी के मन को। गिफ्ट ऑफ द गैब वो कंप्लीट देखिए, पहले में गैबिंग, दूसरे में ऑफ द गैबिंग, तीसरे में डबल ओ एफ लगा दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड आया फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका, पद्मा कुड कन्विंस एनीवन एज शी हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब। और गैब होता है किसी को कन्विंस करने की जो पावर होती है, किसी को जो बुदबुदाना या फिर उसको क्या बोलेंगे आप कि उसको मंत्रमुग्ध करने की उसके अंदर एक गॉड गिफ्ट है। नेक्स्ट भी आपको क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन ही देखना है। और वो देखिए आपको जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट है आपका ऑप्शन ए, सी वाज सो स्केर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी शुक्ड लाइक ए लीफ। देखो यहाँ पर क्या किया, सुक के बजाय यहाँ पर आया शुक्ड, हिल जाना, थर्ड फॉर्म यूज कर दी गई। ऑप्शन बी देखिए, सी वाज सो स्केर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी शुक लाइक ए लीफ, जो बिल्कुल राइट आंसर है। वहाँ पर शुक्ड करके गलत था दोस्तों, यहाँ पर आना था शुक लाइक ए लीफ, एक पत्ते की तरह हिल जाना। जो वो लोयन को देखकर इतनी बुरी तरह स्केर्ड होता है, डर जाना, वो इतनी बुरी तरह डर गई कि वो एक पत्ते की तरह हिल गई। पत्ता हिलना बहुत आसान होता है ना, हवा में पत्ता हिलना, वो शेर को देखकर इतनी डर गई कि वो एक पत्ते की तरह हिलने लगी। ऑप्शन सी भी देख लीजिए, सी वाज सो स्केर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी सेक्ड लगा दिया। देखो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेक्ड बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन डी देखिए, सी वाज सो स्केर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी सेकिंग लाइक ए लीफ, जो सेकिंग भी गलत है, यहाँ पर सुक आना था जो ऑप्शन बी में है। सी वाज सो स्केर्ड ऑन सीइंग द लायन दैट सी सुक लाइक ए लीफ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखा करो फ्रेंड्स, बहुत बारीक इनमें डिफरेंस होता है। देखो पहले सुक्ड लगा दिया, फिर सुक है, फिर सेक्ड है और फिर सेकिंग है। तो आप ग्रामेटिकली इतना पढ़कर देख लीजिए, अगर उसकी हिंदी बना के देख लो कम से कम कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस का ऑप्शन मांगा है हमसे, कौन सा है। देखिए पहला जो हमें ए ऑप्शन दिया है, आई रियली एडमायर्ड द करेक्टर ऑफ ब्रस्टस। कोई ब्रस्टस हैं जिनकी बात कर रही है, और ये तो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। आई रियली एडमायर्ड द करेक्टर ऑफ ब्रस्टस। मैं जो ब्रस्टस का करेक्टर है उसको बिल्कुल पसंद करती हूँ या उसको एडमायर करती हूँ। ऑप्शन बी देखिए, आई रियली गेज्ड एट द करेक्टर ऑफ ब्रूटस। जो ब्रूटस के करेक्टर पर गेज्ड होता है, घूरना, वो तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, आई रियली थॉट अबाउट द करेक्टर ऑफ ब्रूटस। जो रियली थॉट तो यहाँ पर नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है, आई रियली थॉट ऑफ द करेक्टर ऑफ ब्रूटस, जो भी सही नहीं है। तो हमारा जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन ए, आई रियली एडमायर्ड द करेक्टर ऑफ ब्रूटस। कौन सा है? आई रियली एडमायर्ड द करेक्टर ऑफ ब्रूटस। एडमायर होता है प्रशंसा करना, अर्थात मैं सच में ही ब्रूटस के करेक्टर की बहुत प्रशंसा करती हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नेम हैज खालिस्तान क्वालिटीज एंड डॉक्टर्स हैव सेव्ड काउंटलेस लाइव्स बाय यूजिंग रो नेम लीव्स। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी बनाकर देखिए, नेम हैज नेम के पास हैं, खालिस्तान क्वालिटीज अर्थात वो योग्यताएं या फिर क्वालिटीज भी आप बोल सकते हो हिंदी में भी। डॉक्टर्स हैव सेव्ड काउंटलेस लाइफ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने अनलिमिटेड अर्थात जिसको हम गिन भी नहीं सकते इतनी जिंदगियां बचाई हैं। बाय यूजिंग रो नेम लीव्स, जो कच्चे नीम की पत्तियों को यूज करके उन्होंने डॉक्टर्स ने बहुत सारी जिंदगियों को वरदान दिया है, जिंदगियों को बचाया है। तो नीम के अंदर क्या होती है फ्रेंड्स? औषधीय क्वालिटीज होती है, नीम से दवाइयाँ बनती हैं, और उन्हीं दवाइयों के आधार पर डॉक्टर्स, जो कच्चे नीम की पत्तियाँ होती हैं उनके आधार पर ही डॉक्टर्स ने बहुतों की ज़िंदगी को बचाया है। ऑप्शन ए रेमेडियल, ऑप्शन बी फ्लेवरिंग, ऑप्शन सी इन्फीरियर और ऑप्शन बी डाउटफुल। देखिए यहाँ पर तो आपको ज़्यादा घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। रेमेडियल क्या होता है? औषधीय या फिर चिकित्सीय जो वर्ड होता है उसके लिए हम रेमेडी नहीं बोलते हैं कि इसकी रेमेडी बता दीजिए, अर्थात वो रेमेडियल जो वर्ड है वो है औषधीय या चिकित्सीय, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेम हैज रेमेडियल क्वालिटीज एंड डॉक्टर्स हैव सेव्ड काउंटलेस लाइव्स बाय यूजिंग रो नेम लीव्स, अर्थात नीम के पास बहुत सारी जो चिकित्सीय जो औषधीय पौधा है और जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया है कच्चे नीम की पत्तियों का प्रयोग करके। फ्लेवरिंग देखिए दोस्तों, क्या नीम का फ्लेवर आपको अच्छा लगेगा? नीम तो कड़वा होता है, कोई उस फ्लेवर का खरीदेगा कुछ? देखो फ्लेवर में तो यूज नहीं हो सकता, और अकेले फ्लेवर से तो इलाज हो भी नहीं सकता है। इन्फीरियर होता है लो क्वालिटी, अर्थात घटिया चीज़ों के लिए हम इन्फीरियर वर्ड यूज करते हैं। सुपीरियर का, सुपीरियर जो बहुत सुपर होता है, जो बहुत अच्छा होता है, सबसे बेटर होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट होता है इन्फीरियर, जो बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है। तो नीम के अंदर लो क्वालिटी तो हो नहीं सकती। और डाउटफुल क्या होगा? क्या हमें उसके अंदर डाउट है? जो इसके राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेमेडियल। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज हम इतना ही करेंगे, ऐसे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जो इसके आगे के इंडिया जीके के, हरियाणा जीके के, साइंस के, कंप्यूटर के जो पोर्शन है वो हम इसके नेक्स्ट पोर्शन में करने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, अपने जो एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।